स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ हो गया है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सर्कुलर है जिसमें सारे कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपको क्या करना है। करेक्ट। आप देख सकते हो ये डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है 4th की। तो ये 4th को सर्कुलर आया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन। ये जो बेटा नया सर्कुलर आया है इसको बहुत ध्यान से समझ लो कि ये कंटिन्यू, पिछला सर्कुलर प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग था, उसी का कंटिन्यूएशन है। अब सीबीएसई का जो बाईलॉज है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट एग्जामिनेशंस ऑल रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, किसको देना है किसको नहीं, तो कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो ये आप देख लो। कैंडिडेट्स हु आर आरपी, आपके रिपोर्ट कार्ड में यानी कि मार्कशीट में अगर आरपी है, दैट मीन्स यू हैव टू रिपीट प्रैक्टिकल इन इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट। द मार्क्स विल बी अपलोडेड फॉर देम बाय पेरेंट स्कूल ऑफ द कैंडिडेट। दूसरी कैटेगरी है कैंडिडेट्स हु हैव आरपी इन प्रैक्टिकल इन प्रोजेक्ट सब्जेक्ट। देखो, किसी को इंटरनल असेसमेंट में भी हो सकता है, किसी को प्रोजेक्ट सब्जेक्ट में भी हो सकता है। सो द प्रोजेक्ट विल बी इवैल्यूएटेड एंड मार्क्स विल बी अपलोडेड फॉर देम एट द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर। आपके सेंटर पे होगा। और रीजनल डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स हैं मे अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स फॉर इवैल्यूएशन एट रेस्पेक्टिव सेंटर। ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल्स को अपॉइंट किए जाएं ताकि आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सके। तो यानी कि आपका इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट में अगर रिपीट प्रैक्टिकल आया है तो आपके एग्जाम्स इस तरीके से होंगे। Such activities may be completed by the end of supplementary examinations of respective classes and all other terms, conditions and assigned activities remains unchanged। यानी कि आप सब समझ गए कि जो इस कैटेगरी में है उसको ये देना है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो सर्कुलर आपको समझ में आ गया। जिन बच्चों को रिपीट थ्योरी आई है यानी कि आरटी आई है, आपको रिपीट प्रैक्टिकल देने की नीड नहीं है। आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब आपने एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स फॉरवर्ड होने के अलग से पैसे लग गए होंगे, तो आपको उसमें वरी करने की नीड नहीं है। अब जिन बच्चों को, देखो बेटा, अब आपके पास मुश्किल से 10 डेज बचे हुए हैं, तो इस 10 दिन में आप क्या करोगे जो अच्छे से पास हो जाओ। हो सकता है आपने तैयारी कर ली हो तो वेल एंड गुड। अगर तैयारी नहीं की है बेटा तो भी एट लीस्ट 7 ईयर्स के अगर आप PYQs को नहीं समझ में आ रहा तो क्रैमिंग कर लो, रट जाओ। 7 साल के PYQs अगर आप याद कर लेते हो ना तो आप एटलीस्ट पास तो बहुत अच्छे से हो ही जाओगे। ठीक है, इतना कर लिया, PYQs नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, नोट्स भी नहीं रटा पा रहा, तो PYQs कर लो। क्योंकि PYQs में क्या होता है ना, यू विल गेट टू सी कि क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड और क्या पूछा जा रहा है और कितना लिखना है। तो 5 to 7 ईयर्स के PYQs याद कर लोगे तो आप एटलीस्ट पास हो जाओगे। क्वेश्चंस NCERT के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने अगर ये भी याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी किया है तो कम से कम PYQs हम करेंगे। इसके अलावा आपको लिखने आना चाहिए। देखो बेटा, वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अटेम्प्ट जरूर लेना है, आए ना आए, अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं। देन स्टेप मार्क्स, आपको जितने भी स्टेप्स आते हैं यू शुड राइट ऑल द स्टेप्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग जो CBSE का फॉर्मेट है उसमें होता है। अब आपने अगर नंबर नहीं लाया है तो डोंट ब्लेम CBSE कि आपको नंबर नहीं दिया, आपने डेफिनेटली नहीं लिखा है। मैंने बहुत बच्चों के मार्कशीट्स देखे हैं जिसमें 2-3 सब्जेक्ट में थ्योरी में 23 है, यानी कि CBSE ट्राइड टू पास यू और डॉट आपको 23 दिया, लेकिन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में 5 नंबर है, तो दैट मीन्स कि आपने बहुत ही इररिलेवेंट अटेम्प्ट लिए है। ठीक है, तो इररिलेवेंट अटेम्प्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, CBSE नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू राइट, देन ओनली यू कैन पास। और जो पास है करना आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी भी 10 दिन बचा हुआ है, यूटिलाइज इट। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाओगे तो उससे आप पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हार्डवर्क। अभी भी 10 डेज बचे हैं, अपना साल बचाना है, चाहे फर्स्ट कंपार्टमेंट है या थर्ड कंपार्टमेंट है, डू इट। आप 10 डेज में यूटिलाइज करके एक सब्जेक्ट तो क्लियर कर ही सकते हो, इजंट इट।
अभी भी हर दिन एक एक चैप्टर को आप ले लो, तो आप कम से कम जो इजी चैप्टर्स हैं उसी को रट जाओ, उसके बाद जो मॉडरेट चैप्टर्स है उसको रट जाओ। आप ये भी कर सकते हो अनदर प्लान की 4 इजी चैप्टर पहले रट गए, 40% जिसका वेटेज हो, नोट्स याद कर लिया, उसके पीवाईक्यूज 5-7 साल के कर लिए, फिर अगले 4 दिन में जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनके नोट्स रट लिए और पीवाईक्यूज कर लिए, और जो मान लो कि 2 चैप्टर और बच गए जो डिफिकल्ट थे, उसके रिवीजन वीडियोस आधे आधे घंटे वाले हैं वो देख लो, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो कुछ लिख पाओ। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, कीवर्ड्स जो होते हैं बेटा उसके मार्क्स होते हैं, यू नीड टू हाईलाइट देम। कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें गिवन जरूर लिखते हैं, गिवन के आपको मार्क्स मिलते हैं, देन फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं, प्रोसेस के अलग से मार्क्स हैं, एंड फाइनल रिजल्ट के अलग से मार्क्स हैं। तो एवरी न्यूमेरिकल हैज 4 स्टेप्स। आपने गिवन नहीं लिखा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे वहां। आप मान लो कि सीधा प्रोसेस और रिजल्ट लिखते हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो वहां नहीं मिलेगा। आपका आंसर बेशक सही है लेकिन आपने पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है एक बार सीबीएसई के साइट पे जाकर के देख लो। सो यू हैव टू राइट एवरी स्टेप, देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स, करेक्ट। सो डू नॉट लूज होप, डिमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं है। जो दिन बचे हैं उसको यूटिलाइज कीजिए, एक एक दिन एक एक चैप्टर को टारगेट करो एंड स्टार्ट फ्रॉम द इजिएस्ट चैप्टर। You will definitely pass with at least good marks. So wish you all the very best. Stay updated with channel to subscribe it.